Everyone, myself Dr. Praveena Ahuja. Welcome you all in 12th plus digital platform. आज हम जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी BEC फर्स्ट सेम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसकी मार्किंग स्कीम और उसके एक्सपेरिमेंट्स के मेन वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वह मैक्सिमम मार्क्स, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 70 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इन जो 70 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से रहेगा कि हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये एक्सरसाइज हमारी 40 मार्क्स की रहेगी। 40 नंबर का हमारा गुणात्मक विश्लेषण रहेगा। और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री, जिसमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, श्यानता और पृष्ठ तनाव के प्रयोग रहेंगे। ये 20 मार्क्स की एक्सरसाइज रहेगी। और हमारा वाइवा जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। ये तीन जो मेजर पार्ट हमारे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में रहेगा। इसमें सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि गुणात्मक विश्लेषण। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल एनालिसिस क्या होता है, यानी कि रासायनिक विश्लेषण क्या होता है। विश्लेषण का मतलब होता है पहचान करना, जांच पड़ताल करना। एनालिसिस का मीनिंग है किसी उस जांच पड़ताल करना। और रासायनिक विश्लेषण यानी किसी भी पदार्थ में उपस्थित उसके रासायनिक संगठन की पहचान करना, संगठन की जांच करना रासायनिक विश्लेषण कहलाता है। ये केमिकल एनालिसिस मेनली दो पार्ट का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक विश्लेषण और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक विश्लेषण। नाम, अब जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम जो भी पदार्थ हमें दिया जाता है उसके गुणों के आधार पर उसकी पहचान करेंगे। यानी कि जो भी पदार्थ हमें दिया जाता है उसमें उसके गुणों के आधार पर, यानी कि वो किसी दूसरे रासायनिक अभिकर्मक के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया कर रहा है, उसके आधार पर हम ये पहचानते हैं कि उसका रासायनिक संगठन क्या है। यानी यहाँ पर हम गुणों यानी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसकी केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि पहचान की जाती है। जैसे अगर हमें कोई पदार्थ दिया गया और हमने बताया कि इसमें सोडियम उपस्थित है, तो ये केवल पहचान करना है, तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि अगर हम यह बताएं कि इसमें सोडियम कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो ये कहलाता है मात्रात्मक विश्लेषण, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये भी दो प्रकार का होता है फर्दर। सबसे फर्स्ट है ग्रेविमेट्री एनालिसिस और सेकंड वॉल्यूमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री यानी भारात्मक विश्लेषण और वॉल्यूमेट्री यानी कि आयतनात्मक विश्लेषण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भारात्मक, यानी कि यहाँ पर हम भार के रूप में परिणाम को प्राप्त करेंगे, यानी कि रिजल्ट जो हमारा आएगा वो ग्राम में आएगा। जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि आयतनात्मक, यानी यहाँ हम आयतनों की तुलना करके जो रिजल्ट देते हैं वो ग्राम पर लीटर में दिया जाता है। जैसे हम जो लैब में टाइट्रेशन करते हैं वो, या अनुमापन जिसे कहते हैं, वो आयतनात्मक विश्लेषण है। हमारा जो फर्स्ट सेम का प्रैक्टिकल है वो मेनली है गुणात्मक विश्लेषण से रिलेटेड, यानी कि हमें जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है। इसमें हमें एक अकार्बनिक मिश्रण दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का मिक्सचर दिया जाएगा, यानी अकार्बनिक लवणों का मिश्रण दिया जाएगा। इस मिश्रण में हमें 5 मूलकों की पहचान करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी अकार्बनिक लवण किसे कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि लवण किसे कहा जाता है। लवण का निर्माण कैसे होता है, यानी एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण होता है।
जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो साधारण लवण हम कह सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का निर्माण जो है एसिड HCl और बेस NaOH, अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार को मिलाने से NaCl सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो जब अम्ल और क्षार मिलके उत्पाद बनाते हैं, उस उत्पाद को हम लवण कहते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो हमें सॉल्ट दिया जाएगा, इसमें हमें मूलकों की पहचान करनी है, यानी कि रेडिकल की एनालिसिस करनी है। जो हमारे रेडिकल्स हैं, यानी कि मूलक जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एसिडिक रेडिकल। जो भी हमें मिक्सचर दिया जाए उसमें 5 रेडिकल्स निकालने, यानी कि अम्ल और क्षारीय एसिडिक और बेसिक रेडिकल मिला के हमें टोटल 5 मूलकों की पहचान करनी है। तो ये मूलक दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक और बेसिक रेडिकल, यानी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट यू मीन बाय एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, यानी अम्लीय और क्षारीय मूलकों से आप क्या समझते हैं। जैसे हमने अभी सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया। जब सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होता है, वियोजन होता है, इसका जब अपघटन होता है, तो यहाँ पर ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। कौन से आयन बनेंगे, सोडियम और क्लोराइड आयन, यानी धनायन बनेगा हमारा सोडियम आयन और ऋणायन बनेगा क्लोराइड, यानी कि Cl-। ये जो सोडियम है, हमने अभी बात की थी कि सोडियम इसको कहाँ से मिला, बेस NaOH से, इसलिए इसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। और क्लोराइड पार्ट जो है सोडियम क्लोराइड में, ये आया एसिड HCl से, इसलिए इसे कहते हैं हम एसिडिक रेडिकल। यानी कि किसी भी सॉल्ट का कैटायनिक पोर्शन, यानी कि धनायनिक भाग जो है वो क्षारीय मूलक कहलाता है, बेसिक रेडिकल कहलाता है, और किसी भी सॉल्ट का एनायनिक पार्ट जो है, यानी कि ऋणायनिक भाग जो है, ये एसिडिक रेडिकल कहलाता है। तो यानी बेसिक और एसिडिक रेडिकल, अम्लीय और क्षारीय मूलकों की परिभाषा हमसे वाइवा में पूछी जा सकती है। फिर यहाँ पर ये तो अम्लीय और क्षारीय मूलक पता है। अब सिंपल अगर मूलक, यानी व्हाट यू मीन बाय रेडिकल्स अगर पूछा जाए, तो रेडिकल क्या होते हैं। रेडिकल हमारे जो है वो किसी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक समूह की भांति कार्य करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल सोडियम बताया, सोडियम आयन है, सोडियम है, क्लोराइड है, इसी तरीके से कार्बोनेट है। कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों के परमाणु जो है वो एक समूह के रूप में उपस्थित है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, मूलक कहलाते हैं। अब इनमें से अभी हमने बताया कि जो धनायनिक है वो सभी क्या कहलाएंगे, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो सभी बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायनिक रेडिकल कहलाते हैं। जब भी हमें मिक्सचर दिया जाएगा तो इसमें जो है हमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल की एनालिसिस करनी है। तो अब बात आती है, इसमें हम सबसे पहले एसिडिक रेडिकल की बात करेंगे, यानी कि अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण भी आगे अलग अलग समूहों में किया गया है। ये वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, जो अम्लीय मूलक है इनका वर्गीकरण जो है वो इनके डिकम्पोजिशन, यानी इनका जो है विघटन जो है या डिसोसिएशन जो है, डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है, किस टाइप के अम्ल से होता है, उसके आधार पर इसको हमने 3 समूह में बांटा है। डिकम्पोजिशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विघटन। सबसे पहला ग्रुप है वीक ग्रुप, सेकेंड स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और थर्ड है हमारा स्पेसिफिक ग्रुप। यानी वीक यानी दुर्बल समूह, स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल समूह, और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट समूह। यानी ऐसे अम्ल मूलक जिनकी पहचान हम या जिनका वियोजन जो है वो डाइल्यूट एसिड से हो सकता है, तनु अम्लों से जिनका
वियोजन हो सकता है, उन्हें वीक ग्रुप में रखा गया है। जिनका वियोजन कंसंट्रेट अम्ल से होता है यानी कि सांद्र अम्ल द्वारा जिनकी पहचान की जा सकती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रुप में रखा जाता है। जबकि ऐसे मूलक जिनकी पहचान न तो हम डाइल्यूट एसिड से कर सकते हैं, न हम कंसंट्रेट एसिड से करते हैं, उन्हें हम स्पेसिफिक ग्रुप में रखते हैं। अब जैसे कि वीक ग्रुप में कौन कौन से आता है, अब यहाँ पर हम डाइल्यूट एसिड कौन सा लेते हैं, यहाँ हम डाइल्यूट एसिड या तो HCl लेते हैं या हम H2SO4 लेते हैं। इसी तरह से कंसंट्रेट एसिड भी या तो हम HCl लेंगे या H2SO4 लेंगे। एसिडिक रेडिकल के एनालिसिस में हम कभी भी HNO3 का यूज़ नहीं करते, यानी हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो अम्लीय मूलकों या एसिडिक रेडिकल के एनालिसिस में नहीं किया जा सकता। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये हमारे जो भी मूलक है उनका ऑक्सीकरण कर देता है, इसलिए हम इनकी एनालिसिस में कंसंट्रेट या डाइल्यूट HNO3 का उपयोग नहीं करते। हम केवल और केवल डाइल्यूट या कंसंट्रेट HCl और H2SO4 का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि वीक ग्रुप में यानी दुर्बल समूह में कौन कौन से दुर्बल समूह यानी डाइल्यूट एसिड से हम कौन कौन से मूलकों की पहचान कर सकते हैं। तो वीक, सबसे पहले हम बात लेते हैं वीक एसिडिक रेडिकल्स, यानी कि दुर्बल अम्लीय समूह, अम्लीय मूलक। इन सभी मूलकों का हमें फॉर्मूला विथ चार्ज यानी कि इनका जो है सूत्र हमें याद रखना है। सबसे पहले इसमें आता है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और लास्ट वन होता है इसमें एसीटेट। यानी कि हम जब मिक्सचर में डाइल्यूट एसिड डाल के देखते हैं, डाइल्यूट HCl या H2SO4, तो हमें इन मूलकों की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कार्बोनेट है या नहीं। अगर बुदबुदाहट के साथ यानी इफोवेसेंस विथ ऑर्डरलेस गैस निकलती है, यानी कि बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, तो कार्बोनेट हो सकता है। ये जो सारे मूलक है, अगर मिक्सचर में इनमें से कोई भी उपस्थित होगा तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके के कार्बोनेट जो है वो CO2 गैस देता है। तो वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपके मिक्सचर में कार्बोनेट उपस्थित है तो कौन सी गैस निकलती है? ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फाइड आयन जो है वो SO2 गैस देता है, जबकि सल्फाइड आयन जो है वो H2S गैस देता है। जबकि नाइट्राइट की उपस्थिति में NO2 गैस बाहर निकलती है जो कि भूरे रंग की गैस होती है, और एसीटेट जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर लाइक स्मेल की प्रेजेंस को बताता है, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसमें एसीटेट हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे मेन जो है कार्बोनेट CO2 गैस, CO2 गैस जो है वो कैसी होती है? ये गैस रंगहीन होती है और गंधहीन होती है, ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन और कलरलेस होती है, रंगहीन गैस होती है। CO2 गैस हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जब हम बोतल्स खोलते हैं तो इसमें जो गैस नहीं होती है वो CO2 गैस होती है। अब CO2 गैस जो है, इसका कार्बोनेट का जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है वो भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, यानी इसका निश्चयात्मक परीक्षण। ये क्या होता है कि इसमें हम लाइम वाटर में जब CO2 गैस को पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, यानी क्या रिएक्शन होती है CO2। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है लाइम वाटर। CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसी के कारण यहाँ पर क्या होता है? मिल्कीनेस आती है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी जल में अविलय होता है, इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि दूधियापन दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इस CO2 गैस को
ज़्यादा देर तक पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, जिसके कारण यहाँ पर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करने पर, चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधियापन किसके कारण आता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जबकि अगर CO2 गैस को हम ज़्यादा देर तक लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में जल में वो घुलनशील होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप की, स्ट्रॉन्ग जो है रेडिकल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल्स यानी कि प्रबल अम्लीय मूलक। स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल में कौन कौन से होते हैं इस ग्रुप में? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट। ये कंसंट्रेट HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, और क्लोराइड अगर हमारे मिक्सचर में उपस्थित होगा तो वो HCl गैस देता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस क्लोराइड गैस देता है। ब्रोमाइड अगर है तो HBr के फॉर्म में गैस देगा, और यानी हाइड्रोब्रोमाइड दे देता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जबकि आयोडाइड है तो ये बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। और नाइट्रेट जो है वो कंसंट्रेट HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन करके पहले HNO3 बनाता है, और ये HNO3 और रिएक्शन करके NO2 गैस देता है, जो NO2 गैस भूरे रंग की होती है। तो इनकी प्रेजेंस हमें जो है इन गैसों से पता चलता है। अब जैसे हम अगर मिक्सचर में हमारे क्लोराइड प्रेजेंट होगा और हम कंसंट्रेट HCl या H2SO4 डालते हैं तो HCl गैस निकलेगी। ये HCl गैस जो है वो बहुत ही तीखी गंध देती है, यानी यहाँ पर पंजेंट स्मेल आएगी, तीक्ष्ण गंध होगी, लेकिन पंजेंट और कलरलेस गैस निकलती है। तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है, तीक्ष्ण गंध युक्त रंगहीन गैस निकलती है। जबकि अगर ब्रोमाइड होता है तो ये HBr बाद में ब्रोमीन गैस देता है, और ब्रोमीन गैस हमारी ब्राउन रंग की होती है, भूरे रंग की गैस होती है। और आयोडाइड जो है वो आयोडीन गैस देता है। ये आयोडीन गैस जो है वॉयलेट कलर की होती है। यहाँ पर इन गैसेस के कलर पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से NO2 गैस जो है वो भी ब्राउन कलर की गैस होती है, भूरे रंग की गैस होती है। तो वाइवा में हमसे इन सभी की रंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो जब क्लोराइड होगा तो पंजेंट स्मेल आएगी, लेकिन कलरलेस होगा, तीखी गंध के साथ रंगहीन गैस निकलती है। ब्रोमाइड तो भूरे रंग की गैस निकलती है, जो कि ब्रोमीन गैस होती है। इसी तरीके से आयोडाइड अगर प्रेजेंट है तो वॉयलेट कलर की गैस आएगी, बैंगनी रंग की वाष्प आती है, जो कि आयोडीन के कारण होती है। और नाइट्रेट की जो है वो NO2 गैस देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो कि भूरे रंग की होती है। यहाँ पर हमें क्लोराइड का जो मेन क्लोराइड के लिए क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। यहाँ वाइवा में जो है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण कई बार पूछा जाता है। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण कैसे किया जाता है और इसमें कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में हम मिक्सचर में कंसंट्रेट H2SO4, मिक्सचर में सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं सॉलिड, और उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाला जाता है, जिससे यहाँ पर लाल भूरी गैस निकलती है, रेड ब्राउन लाल भूरी गैस निकलती है। इस गैस का नाम वाइवा में पूछा जाता है। ये गैस होती है हमारी क्रोमिल क्लोराइड गैस। तो देखिए, जब क्लोराइड जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट कंसंट्रेट HCl या H2SO4 के साथ, तब तो HCl गैस निकलती है, पंजेंट स्मेल और कलरलेस गैस होती है, तीखी गंध वाली रंगहीन गैस। लेकिन अगर मिक्सचर में पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो यहाँ पर क्लोराइड आयन की उपस्थिति के कारण
लाल भूरी गैस निकलती है, जो गैस होती है हमारी क्रोमिल क्लोराइड गैस, जिसका फॉर्मूला होता है अपने CrO2Cl2। ये क्रोमिल क्लोराइड गैस होती है। आगे हम इस टेस्ट में जो है इस गैस को NaOH के विलयन में प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो विलयन पीला हो जाता है और इसमें एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट डालने पर पीले रंग का अवक्षेप होता है। ये पीले रंग का अवक्षेप बनना ही क्लोराइड आयन की उपस्थिति को बताता है। इसके अलावा हम क्लोराइड आयन में एक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी करते हैं। तो वाइवा में पूछा जाता है कि अगर क्लोराइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ रिएक्शन कर क्या बनाता है, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनाता है। क्लोराइड से रिलेटेड मेन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारे स्पेसिफिक ग्रुप की, यानी कि विशिष्ट समूह। विशिष्ट समूह जो है, स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसमें स्पेसिफिक एसिडिक रेडिकल जो है वो मेनली केवल एक ही होता है, जो है सल्फेट। यहाँ वाइवा में सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड इनका फॉर्मूला पूछा जाता है, क्योंकि हमने देखा कि वीक ग्रुप यानी दुर्बल समूह में सल्फाइड और सल्फाइड आता है, तो इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। एक तो है हमारा सल्फाइड और सल्फेट। सल्फाइड और सल्फाइड जो है इनकी पहचान हम वीक यानी कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से कर सकते हैं, जबकि सल्फेट की पहचान डाइल्यूट या कंसनट्रेट एसिड से नहीं की जाती, ये स्पेसिफिक ग्रुप में रखा जाता है। मेन जो है अपने एसिडिक रेडिकल के ये क्लासिफिकेशन इन 3 ग्रुप्स में किया जाता है, लेकिन कई बार जो है एक और चौथा समूह भी होता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल। इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल्स, जिनको हिंदी में कहते हैं बाधक अम्लीय मूलक। बाधक अम्लीय मूलक यानी इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट यू मीन बाय इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल, यानी बाधक अम्लीय मूलकों से आप क्या समझते हैं। बाधक अम्लीय मूलक नाम से ही पता चल रहा है जो बाधा डालेंगे किसकी एनालिसिस में, क्षारीय मूलकों की, क्योंकि हमारे मिश्रण में हमने बात की 2 मूलक होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो ऐसे अम्लीय मूलक जो कि क्षारीय मूलकों के विश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम बाधक अम्लीय मूलक कहते हैं, यानी कि दोज एसिडिक रेडिकल्स विच इंटरफेयर इन द एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल आर नोन एज इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल्स। यानी ऐसे अम्लीय मूलक जो कि क्षारीय मूलकों के विश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम बाधक अम्लीय मूलक कहते हैं, यानी एसिडिक रेडिकल्स विच इंटरफेयर इन द एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल आर नोन एज इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल्स। फर्स्ट सेम के जो हमारा सिलेबस है उसमें हम 4 एसिडिक इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं। ये हमारे जो सिलेबस में है वो हैं, एक तो फ्लोराइड, सेकंड है ऑक्सलेट, थर्ड है बोरेट, और फोर्थ है फॉस्फेट। इन चारों का टेस्ट जो है वो अलग से किया जाता है, इनकी डाइल्यूट और कंसनट्रेट ग्रुप में यानी वीक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप में इनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये जो है बेसिक रेडिकल के एनालिसिस में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए इनको अलग से ही ग्रुप में रखा जाता है जिन्हें कहते हैं इंटरफेरिंग एसिडिक रेडिकल। इनका टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, इनका सबका चारों का अलग अलग परीक्षण किया जाता है, और चूँकि ये बाधा उत्पन्न करते हैं अतः इनको बाद में हम मिश्रण में से दूर भी हटाते हैं। इनका जो रिमूवल किया जाता है वो हम आगे बात करेंगे बेसिक रेडिकल के एनालिसिस में। इनका रिमूवल जो है बेसिक
रेडिकल के सेकेंड ग्रुप के बाद में किया जाता है। और क्यों किया जाता है ये हम बेसिक रेडिकल के में डिस्कस करेंगे। अभी हमें इन चारों के फॉर्मूले सूत्र याद रखने और इनके परीक्षण देखने। फिर इसके अलावा जो एसिडिक रेडिकल में जो मेन ग्रुप होता है वो एक और है कि कभी कभी जैसे अभी हमने बात किया कि सल्फाइड है, सल्फाइड है और सल्फेट है। ये तीनों जो है वो जब एक साथ में अगर मिश्रण में उपस्थित होते हैं तो ये एक दूसरे के परीक्षण में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो इन्हें हम एक अलग से कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे अम्लीय मूलक होते हैं जो अगर मिश्रण में एक साथ उपस्थित होते हैं तो वो एक दूसरे के परीक्षण में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, यानी अम्लीय मूलकों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, अम्लीय मूलकों का संयोजन। जो फर्स्ट सेम का हमारा सिलेबस है इसमें कॉम्बिनेशन में मेनली हमारे 5 कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फाइड का कॉम्बिनेशन। सेकंड है हमारा जो अभी हमने बात की सल्फाइड और सल्फेट का कॉम्बिनेशन। थर्ड जो संयोजन हमारा है वो है नाइट्राइट और नाइट्रेट का संयोजन। फोर्थ है नाइट्रेट और ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन। और फिफ्थ है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का संयोजन। जैसे हम एक एग्जांपल से बात करेंगे कि अगर मिश्रण में जो है कार्बोनेट उपस्थित होता है, ये डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस देता है और CO2 गैस हमें पता है कि ये चूने के पानी को, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। इसी तरीके से जो सल्फाइड है ये एसिड के साथ रिएक्शन करके SO2 गैस देता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। ये गैस भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यानी चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो CO2 और SO2 गैस दोनों ही जो है वो लाइम वाटर को क्या कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके दोनों ही क्या देते हैं, मिल्कीनेस देते हैं, दूधियापन दे देते हैं। तो इस केस में हमें अगर मिश्रण में हमारे कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों उपस्थित हैं तो हम ये टेस्ट कार्बोनेट का लाइम वाटर का टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले सल्फाइड का पोटेशियम डाइक्रोमेट का टेस्ट करने के बाद कार्बोनेट का हम लाइम वाटर का टेस्ट करते हैं। यानी कि जब ये दोनों एक मिश्रण में एक साथ उपस्थित होते हैं तो इनका परीक्षण सामान्य तरीके से हम नहीं कर सकते, इनका परीक्षण अलग तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। इसलिए हम इन्हें कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल कहते हैं, अम्लीय मूलकों का संयोजन कहा जाता है। इसी तरीके से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन हमें अच्छे से याद करने और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर मिक्सचर में कॉम्बिनेशन होता है तो इंटरफेरिंग नहीं होगा, है ना। यानी कोई भी मिश्रण में या तो कॉम्बिनेशन दिया जाता है या इंटरफेरिंग दिए जाते हैं, या तो संयोजन होगा या बाधक मूलक होंगे। इसके बाद में बात आती है कि जब हम एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं, कोई भी निश्चयात्मक परीक्षण अगर हमें करना है तो हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, या जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। हिंदी में भी सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा निष्कर्ष या सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष या सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्सचर, जो भी हमें मिश्रण दिया गया है वो मिक्सचर और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। मिक्सचर लेते हैं हम 1 पार्ट और सोडियम कार्बोनेट लेते हैं हम 3 पार्ट, यानी कि 1:3 की 1:3 के अनुपात में हमें मिक्सचर और सोडियम कार्बोनेट लेना होता है और उसमें हम आसूत जल
डिस्टिल वाटर मिलाते हैं, इसको गर्म करके फिल्टर कर दिया जाता है, छान लेते हैं। छानने पर जो फिल्ट्रेट प्राप्त होता है, जो छनित्र होता है, वही हमारा सोडा एक्सट्रैक्ट होता है। यानी कि मिक्सचर प्लस सोडियम कार्बोनेट को 1:3 के अनुपात में लेते, 1:3 में मिक्सचर और सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर पानी में डालकर इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करके छानने पर जो छनित्र प्राप्त होता है वो सोडा एक्सट्रैक्ट होता है। अब हम सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने पर जो है वो क्यों बनाते हैं कि अगर कोई भी मिक्सचर हो जो कि जिसमें कि इनसॉल्युबल होता है, जो वाटर में इनसॉल्युबल हो यानी जो जल में घुलता नहीं है, उसे हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके उसके सोडियम लवण में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि अगर कोई भी मिक्सचर है जिसमें जनरल सॉल्ट है MX हम ले रहे हैं, ये जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, MX जो है वो एक सॉल्ट है और ये लवण है जो कि जल में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, जल में वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बन जाता है। और हमें पता है कि सोडियम लवण जो है, मुख्यतः सोडियम लवण जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, यानी कि ये सॉल्युबल होता है वाटर में। यानी किसी भी जल में अविलय यानी कि जल में नहीं घुलने वाले लवण को जल में घुलने वाली सोडियम लवणों में परिवर्तित करने के लिए सोडियम निष्कर्ष या सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, टू कन्वर्ट इनसॉल्युबल मिक्सचर इनटू इट्स सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट। किसका यूज़ किया जाता है? सोडा निष्कर्ष या सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को बनाया जाता है। ये सारे जो मेन पॉइंट्स हुए वो एसिडिक रेडिकल की एनालिसिस से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा बेसिक रेडिकल। जिस प्रकार से हमने एसिडिक रेडिकल का क्लासिफिकेशन पढ़ा यानी कि अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण पढ़ा, उसी तरीके से क्षारीय मूलकों को भी वर्गीकृत किया गया है। क्षारीय मूलकों को हिंदी में भास्मिक मूलक भी कहा जाता है। भास्मिक मूलक यानी कि जो भस्मों से मिलते हैं, जो ऐश से बनाए जाते हैं, उन्हें हम भास्मिक मूलक कहते हैं। बेसिक रेडिकल जो है, इनका क्लासिफिकेशन जो है, इनका वर्गीकरण इनकी विलयता और विलयता गुणनफल यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आधार पे, विलयता या विलयता गुणनफल के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया। इनको हमने 7 समूहों में बांट दिया, 7 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलयता गुणनफल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? अगर कोई भी सॉल्ट है, मान लीजिए हम AB सॉल्ट ले रहे हैं, ये AB सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जल में जब इसे घोला जाता है, तो यह अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, कैटायन और एनायन। ये यहाँ पर हम अगर इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी पदार्थ के संतृप्त विलयन में आयनिक सांद्रताओं के गुणनफल को उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की बात करें तो ये इसके कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी इसकी धनायन और ऋणायन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, संतृप्त विलयन में इसकी कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायन यानी कि आयनिक सांद्रताओं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विलयता गुणनफल कहते हैं। ये किस कंडीशन में होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन।
यानी विलेयता गुणनफल की अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या होगा, किसी भी पदार्थ के संतृप्त विलयन में उसकी आयनिक सांद्रताओं के गुणनफल को उसका विलेयता गुणनफल कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक concentration of compound in its saturated solution is called as solubility product। अब यहाँ पर विलयन अगर हम इसकी कंसंट्रेशन के आधार पे देखें तो संतृप्त विलयन हुआ। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है तो इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि असंतृप्त विलयन कहते हैं, जहाँ पर आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम होता है। जबकि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल जो है वो विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाता है, तब विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि ये विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और जो विलयन यानी यहाँ पर विलेयता गुणनफल की तुलना में आयनिक सांद्रताओं की मात्रा ज़्यादा होती है, इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और इसी कंडीशन में, इसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी भी पदार्थ का प्रेसिपिटेशन होता है। तो हमसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवक्षेपण कब होता है या अवक्षेपण किस प्रकार के विलयन में होता है। अवक्षेपण सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है, अति संतृप्त विलयन में प्रेसिपिटेशन होता है। तो हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आधार पर बेसिक रेडिकल को हम 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये 7 समूह कौन कौन से होते हैं, इनको हम ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया। 7 ग्रुप को हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, शून्य समूह भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़ीरो ग्रुप या 7th ग्रुप का होता है। और सबसे कम जो है सबसे कम या हम कह सकते हैं लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इन सारे समूहों में सबसे कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फर्स्ट ग्रुप का होता है। अब यहाँ पर इन सभी ग्रुप रिएजेंट्स, उनमें कौन कौन से मूलक होते हैं और उनका किस रूप में अवक्षेपण होता है, यह हमें याद रखना है। तो अब सबसे पहली बात यहाँ आती है कि व्हाट यू मीन बाय ग्रुप रिएजेंट, या हिंदी में कहते हैं हम समूह अभिकर्मक। समूह अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक होते हैं जो कि किसी विशिष्ट समूह के मूलकों का अवक्षेपण करते हैं, यानी कि reagents which are used to precipitate the radicals of a specific group is known as group reagents। जैसे अभी हम बात करेंगे कि सारे जो है ये सारे 7 समूहों में कौन कौन से मूलक आते हैं और उनके ग्रुप रिएजेंट्स कौन से होते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप में जो है रेडिकल्स कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में होता है लेड, मर्क्यूरस और सिल्वर। ये मूलक फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट वो होता है डाइल्यूट HCl। समूह अभिकर्मक होता है तनु HCl। और इसका जो कलर होता है, इसमें जो प्रेसिपिटेट होता है, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म जो होती है ये क्लोराइड के फॉर्म में, क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। जैसे अगर लेड उपस्थित होगा और हम उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो लेड क्लोराइड बन जाएगा। अगर सिल्वर प्रेजेंट है तो वो HCl के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है। और इस कलर का
ये जो प्रेसिपिटेट बनता है इसका रंग जो है वो वाइट आता है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, लेड क्लोराइड है, ये सारे जो हैं वो श्वेत अवक्षेप बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप में दो अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक तो होता है अपना सेकंड ए और एक होता है हमारा सेकंड बी। सेकंड जो समूह, द्वितीय जो समूह, उसको दो में डिवाइड करते हैं हम, दो में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, द्वितीय सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में जो है वो लेड, मरकरी, बिस्मिथ, कॉपर और कैडमियम आते हैं। जबकि सेकंड बी में आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन मूलक होते हैं। सेकंड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इनका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl या एसिड की प्रेजेंस में H2S गैस होती है। अम्लीय माध्यम में H2S गैस जो है वो द्वितीय समूह का समूह अभिकर्मक होता है। इनका जो प्रेसिपिटेट बनता है वो सल्फाइड के फॉर्म में बनता है। यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट का कलर अलग अलग आ सकता है। यहाँ सेकंड ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें जब हम डाइल्यूट HCl में H2S गैस डालते हैं तो प्रेसिपिटेट के कलर से भी उसमें उपस्थित उसमें कौन कौन से मूलक हो सकते हैं इसकी पहचान की जा सकती है। जैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेट का कलर, अवक्षेप का रंग ब्लैक यानी काला अगर अवक्षेप का रंग है तो लेड, मरकरी, बिस्मिथ और कॉपर हो सकता है। इसी तरीके से अगर ब्राउन है प्रेसिपिटेट का कलर, भूरा है तो टिन हो सकता है। अगर येलो है, पीला है प्रेसिपिटेट का रंग, अवक्षेप का रंग अगर पीला है तो कैडमियम या आर्सेनिक हो सकता है। और अगर प्रेसिपिटेट का रंग ऑरेंज है, नारंगी है, तो ये एंटीमनी हो सकता है। यानी यहाँ पर डाइल्यूट HCl और H2S गैस डालने पर किस कलर का अवक्षेप आ रहा है उसके आधार पे उसमें उपस्थित मूलक की पहचान की जा सकती है। अब यहाँ पर हमने बताया कि सेकंड ग्रुप में दो होते हैं, सेकंड ए और सेकंड बी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको हम सेकंड ए है या सेकंड बी है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ए है या सेकंड बी, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम, इसका अंतर करने के लिए हम जो भी हमारा प्रेसिपिटेट बना है उसमें हम येलो अमोनियम सल्फाइड डालते हैं। येलो अमोनियम सल्फाइड, पीला अमोनियम सल्फाइड डालते हैं। अगर येलो अमोनियम सल्फाइड डालने पे हमारा अवक्षेप इनसॉल्युबल रहता है यानी अविलय रहता है, अविलय रहने पर ये सेकंड ए समूह की उपस्थिति को बताता है। जबकि अगर हमारा अवक्षेप सॉल्युबल हो जाता है, विलय हो जाता है, तो ये सेकंड बी की उपस्थिति को बताता है। यानी येलो अमोनियम सल्फाइड डालने पर अगर हमारा अवक्षेप इनसॉल्युबल रहता है, अविलय रहता है, तो सेकंड ए है, और अगर ये घुल जाता है तो सेकंड बी की उपस्थिति को बताता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप में तृतीय समूह में जो है वो हमारे कौन कौन से रेडिकल होते हैं। तृतीय समूह में आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, ये तीन रेडिकल हो सकते हैं, तीन मूलक होते हैं। इसका ग्रुप रिएजेंट जो है वो होता है हमारा समूह अभिकर्मक। ये है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
लेकिन सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप में जाने से पहले जो हमने सेकेंड ग्रुप में H2S गैस डाली थी उसे बॉयल ऑफ करना ज़रूरी हो जाता है, यानी जो हमने H2S गैस डाली उसको रिमूव करना होता है, उसको बाहर निकालना होता है। इसी तरीके और इसके बाद हमें उसमें कंसनट्रेट HNO3 डाल के बॉयल करते हैं। उसके बाद हम तृतीय समूह के समूह अभिकर्मक डालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम तृतीय समूह से तृतीय समूह में जाते हैं, जब हम सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप में जाते हैं तो कंसनट्रेट HNO3 डाल के बॉयल क्यों करना होता है? ये जो है ये करना होता है कि अगर हमारे मिक्सचर में फेरस प्रेजेंट है तो ये HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो इसको फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए, फेरस को फेरिक में बदलने के लिए Fe+2 को हम कहते हैं फेरस, Fe+2 है हमारा फेरस और Fe+3 है फेरिक। फेरस, Fe+2 और Fe+3 होता है फेरिक। तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हम कंसनट्रेट HNO3 का यूज़ करते हैं। अब फेरस को फेरिक में बदलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फेरस का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, इसका जो हम कहते हैं फेरस का विलेयता गुणनफल जो होता है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो फेरिक से ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें इसे फेरिक में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है फेरस का वो फेरिक से ज़्यादा होता है, इसलिए हमें फेरस को फेरिक में बदलना ज़रूरी होता है और हम कंसनट्रेट HNO3 को यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पर जो है, अगर हमारे मिक्सचर में इंटरफेरिंग प्रेजेंट हो, हमने पहले भी बात की थी कि अगर हमारे मिश्रण में इंटरफेरिंग बाधक अम्लीय मूलक उपस्थित हैं तो उसे हमें थर्ड ग्रुप से पहले रिमूव करना होता है, यानी कि दूर हटाना होता है। जैसे हमने अभी बात की थी कि हमारा जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट जो है वो होता है हमारा, अभी हमने बात की थी सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट जो है वो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस होती है, ये हमने अभी बात की थी। जबकि अगर हम बात करें कि हमारा जो थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ हमने यूज़ किया है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, ये एक क्षार होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार है, यानी यहाँ हमारा माध्यम जो है विलयन का वो एल्केलाइन हो जाता है, क्षारीय माध्यम हो जाता है। तो जो बाधक मूलक होते हैं वो क्षारीय माध्यम में इंटरफेयर करते हैं, क्षारीय माध्यम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि अम्लीय माध्यम में नहीं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकेंड ग्रुप में, उसमें ग्रुप रिएजेंट फर्स्ट ग्रुप का डाइल्यूट HCl है और सेकेंड ग्रुप का डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस है, यानी अम्लीय माध्यम रहता है। जबकि थर्ड ग्रुप में विलयन का माध्यम एल्केलाइन हो जाता है क्योंकि हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जिसके कारण जो अगर मिक्सचर में इंटरफेरिंग उपस्थित है तो वो बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें इनको मिश्रण में से दूर हटाना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमारा मिक्सचर में आयरन प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेट का कलर कैसा आता है? तो अगर यहाँ पर आयरन प्रेजेंट होगा तो प्रेसिपिटेट का कलर जो होता है वो रेड ब्राउन होता है, लाल भूरा आता है। यानी अगर इसमें हम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें आयरन हो सकता है। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो ये वाइट जिलेटिनियस पीपीटी देता है। श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप आता है, जिलेटिनी अवक्षेप आता है। और अगर क्रोमियम प्रेजेंट है तो येलो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, पीला हरा अवक्षेप आता है। तो इन अवक्षेप के कलर से भी हम जो है वो मूलक की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी फोर्थ ग्रुप की। चतुर्थ समूह में जो है वो कौन कौन से रेडिकल हो सकते हैं? जिंक, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। फोर्थ ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इसका जो समूह अभिकर्मक होता है वो होता है हमारा
अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में H2S गैस। अब देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, वो भी H2S गैस है, और फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट, फोर्थ समूह का समूह अभिकर्मक भी H2S गैस है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है वो होता है अम्लीय माध्यम में H2S गैस, यानी कि H2S गैस का यूज़ हम HCl की प्रेजेंस में कर रहे हैं, जबकि फोर्थ ग्रुप में हम H2S गैस का यूज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारीय माध्यम में H2S गैस का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो प्रेसिपिटेट का जो फॉर्म होती है, यानी प्रेसिपिटेट किस रूप में बन सकता है, वो होता है क्योंकि हम H2S गैस काम में ले रहे हैं, इसलिए ये सल्फाइड की फॉर्म में अवक्षेपित होता है। और इनका कलर जो है वो या तो वाइट होता है या ब्लैक होता है, या तो श्वेत होता है या काला अवक्षेप बनता है। तो जब अगर प्रेसिपिटेट का कलर वाइट होता है तो जिंक या मैग्नीज हो सकता है, और प्रेसिपिटेट का कलर अगर ब्लैक है तो निकेल और कोबाल्ट हो सकता है। इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं फिफ्थ ग्रुप की तरफ। जो पांचवा समूह है उसमें हमारे रेडिकल होते हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। इसका ग्रुप रिएजेंट जो है समूह अभिकर्मक, ये है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट यानी अमोनियम कार्बोनेट डालने से अगर मिक्सचर में जो है वो अगर सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनता है तो हम कहेंगे इसमें फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट का रूप है वो किस फॉर्म में आता है, ये कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं, यानी अगर बेरियम होगा तो बेरियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित है, अगर मिक्सचर में स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है तो वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के फॉर्म में अवक्षेपित हो जाता है, और इसका कलर जो है वो वाइट होता है, श्वेत कलर का हमें प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि फिफ्थ ग्रुप का जो पांचवें समूह के जो मूलक होते हैं इनका परीक्षण हमें इसी क्रम में करना होता है, यानी कि बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, क्योंकि इनका विलेयता गुणनफल का अगर हम क्रम देखें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है बेरियम का, उससे ज़्यादा होता है स्ट्रोंशियम का, और सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम का। इसलिए जिस रेडिकल का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होगा उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनता है, इसलिए बेरियम का प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनता है, उसके बाद स्ट्रोंशियम और सबसे लास्ट में कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल्स होते हैं, जो मूलक होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं फ्लेम टेस्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में ज्वाला परीक्षण कहते हैं। फ्लेम टेस्ट जो है वो प्लेटिनम वायर की प्रेजेंस में किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो है फ्लेम टेस्ट फिफ्थ ग्रुप के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो है बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, यानी कि ये क्षारीय मृदा धातु होते हैं, और क्षारीय मृदा धातुओं का आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव का मान अपेक्षाकृत कम होता है, और ये थोड़ी सी भी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बता देते हैं, यानी कि थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण दर्शा सकते हैं, इसलिए ये फ्लेम को अलग अलग कलर देते हैं, ज्वाला को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। यानी ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, क्षारीय मृदा धातु होते हैं जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव का मान कम होता है, अतः ये ज्वाला को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। इनमें बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम देता है, यानी सेब जैसे सेब हरी रंग की ज्वाला देता है, जबकि स्ट्रोंशियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर देता है, चमकीला लाल रंग देता है ज्वाला को। और जबकि अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो ये कैल्शियम जो है वो हमारा कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर देता है, यानी ईंट जैसा लाल रंग देता है। अब यहाँ पर फ्लेम जो है, ज्वाला परीक्षण जो है वो प्लेटिनम वायर
की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि हम फ्लेम टेस्ट में प्लेटिनम वायर का उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि प्लेटिनम वायर जो है वो इनर्ट मेटल होता है, एक निष्क्रिय धातु होता है जो कि आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर हम प्लेटिनम वायर का उपयोग करते हैं। जो फ्लेम टेस्ट है इसमें रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पर जो भी हमारा मेटल है यानी बेरियम, स्ट्रोंशियम या कैल्शियम जो भी है वो फ्लेम टेस्ट में हम HCl को यूज़ करते हैं। HCl के साथ रिएक्शन करके ये मेटल क्लोराइड बना देता है। ये मेटल क्लोराइड जो है वो वाष्पशील होते हैं, जिसके कारण ये ज्वाला को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। ये फ्लेम टेस्ट की रिएक्शन भी वाइवा में पूछी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 6th ग्रुप की। 6th ग्रुप में हमारा जो एक ही रेडिकल होता है जो है मैग्नीशियम, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इसका जो समूह अभिकर्मक होता है वो होता है हमारा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ प्रेसिपिटेट का कलर जो है वो श्वेत प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम अगर उपस्थित होगा तो हमें यहाँ पर श्वेत रंग का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो कलर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाइट आता है, श्वेत रंग प्राप्त होता है। और ये जो फॉर्म आती है ये आती है हमारे अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्म में। अमोनियम फॉस्फेट के रूप में ये अवक्षेपित होता है। तो हमें इन सभी जो है ग्रुप्स के ग्रुप रिएजेंट और उसमें जो यानी समूह अभिकर्मक और उसमें जो मूलक उपस्थित है वो याद करने हैं। इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं अपने 0 ग्रुप या 7th ग्रुप की। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 7th ग्रुप जो है यानी 7वां जो समूह होता है 0 ग्रुप क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, इसका जो विलयता गुणनफल होता है वो सबसे उच्चतम होता है, सबसे हाईएस्ट है। इसके कारण इस ग्रुप के जो रेडिकल्स होते हैं, जो मूलक होते हैं, उन्हें किसी एक अभिकर्मक द्वारा अवक्षेपित नहीं किया जा सकता, यानी इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है, कोई भी समूह अभिकर्मक नहीं होता है, नो ग्रुप रिएजेंट। इसीलिए इसे हम शून्य समूह कहते हैं, 0 ग्रुप कहते हैं। इसमें जो है वो मेनली कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन फर्स्ट सेम के हमारे सिलेबस में मेनली अमोनियम ही है। इसका हमें डायरेक्ट इनके स्पेसिफिक टेस्ट करने होते हैं। तो अमोनियम की पहचान हम किससे करते हैं, नीसलर अभिकर्मक द्वारा इसका निश्चयात्मक परीक्षण किया जाता है। तो ये मेन हमारी बात हुई बेसिक रेडिकल्स, क्षारीय मूलक और उनके ग्रुप रिएजेंट्स और उनके कौन कौन से कलर आते हैं। अब जैसे हमने बात की थी कि अम्ल मूलक में सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है, उसी तरीके से क्षारीय मूलकों की शुरुआत में हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। इनका जब शुरुआत करते हैं तब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, मूल विलयन बनाते हैं, जिसको शॉर्ट में हम OS कहते हैं। मूल विलयन क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल विलयन क्यों बनाया जाता है। मूल विलयन जो है वो किसी भी जो भी सॉल्ट है उसको कम्प्लीटली आयनाइज्ड करने के लिए, उसे पूर्ण रूप से आयनीकृत करने के लिए, उसे पूरी तरह घोलने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके लिए हम सॉल्वेंट्स जो काम में लेते हैं, सॉल्वेंट्स जो काम में लेते हैं, कौन कौन से विलायक हम काम में ले सकते हैं, यानी इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम या तो जल लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है OS बनाने के लिए, या हम लेते हैं इसमें HCl डाइल्यूट या कंसनट्रेट HCl यूज़ में लेते हैं, या हम काम में लेते हैं एक्वारेसिया, अम्लराज। और OS बनाने के लिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए H2SO4 और HNO3 का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए H2SO4 और HNO3 का उपयोग नहीं करते, हम केवल और केवल वाटर, HCl या एक्वारेसिया यूज़ में कर लेते हैं।
क्योंकि H2SO4 जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना देता है, जल में अघुलनशील लवण बना देता है, जबकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए हम मूल विलयन बनाने के लिए इन दोनों अम्लों का उपयोग नहीं करते। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वारेजिया क्या होता है, अम्लराज किसे कहते हैं। अगर हम एक पार्ट कंसंट्रेट HNO3 और 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl को मिलाते हैं तो इस मिक्सचर को हम एक्वारेजिया कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। एक पार्ट कंसंट्रेट HNO3 और 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl को मिलाने से एक्वारेजिया अम्लराज बनता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमारा जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, कम्प्लीटली उसका आयनाइजेशन हो जाता है, यानी कि हमारा जो लवण है वो पूर्ण रूप से घुल जाता है, विलय हो जाता है और उसका पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है, जिसके कारण वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो आसानी से हो सकती है। यानी टू कन्वर्ट salt to convert salt into its ions, original solution is made। यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का निर्माण लवण को उसके आयनों में विभक्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि सम आयन प्रभाव। कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव ये क्या होता है। हमने बात की थी कि सेकेंड ग्रुप जो है, द्वितीय समूह जो है उसका ग्रुप रिएजेंट होता है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी HCl की उपस्थिति में H2S गैस ये सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है, समूह अभिकर्मक होता है। H2S गैस जो होता है जब उसका डिसोसिएशन होता है तब H2S गैस जब वियोजित होती है तो हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन देती है। जब HCl डालते हैं इसमें तब भी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो है वो H+ आयन देते हैं। H+ आयन दोनों ही में H2S और HCl में दोनों में ही कॉमन आयन है, यानी समान आयन है, जिसके कारण यहाँ पर इक्विलिब्रियम साम्य जो है वो विपरीत दिशा में बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, यानी H2S का डिसोसिएशन कम हो जाता है और सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और केवल सेकेंड ग्रुप के यानी द्वितीय समूह के मूलक ही अवक्षेपित हो सकते हैं। इसलिए इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। यानी कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा का कम हो जाना समान आयन प्रभाव कहलाता है। ये किसके कारण होता है, दो समान प्रकार के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पर जो है अमोनियम क्लोराइड का जब डिसोसिएशन होता है, अमोनियम क्लोराइड एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके कारण इसका आयनाइजेशन पूर्ण कम्प्लीटली हो जाता है, अमोनियम और क्लोराइड आयन देता है। इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका डिसोसिएशन होने से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भी अमोनियम आयन देता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी अमोनियम आयन देता है। अतः समान आयन वाले प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति से में दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा का कम हो जाना कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है, सम आयन प्रभाव कहलाता है। यानी decrease in the ionization of weak electrolyte in the presence of strong electrolyte having similar ion is called as common ion effect। यहाँ पर common ion effect हम सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। इसके साथ ही
बफर सॉल्यूशन जो होता है वो भी कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन होती है। बफर सॉल्यूशन यानी कि जैसे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जिसमें कि पीएच जो है वो नियत बना रहता है, उसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। यानी जो पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, यानी अगर हम अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो भी उसका पीएच परिवर्तित नहीं होता है, पीएच का मान परिवर्तित नहीं होता, उसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ये मेन हमारे पार्ट हो गया बेसिक रेडिकल के एनालिसिस से रिलेटेड, यानी कि क्षारीय जो मूलक है उनके विश्लेषण से संबंधित। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं उसमें दो हैं, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। इसमें जो वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है विस्कोसिटी का, वो क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी या जिसको हम कहते हैं श्यानता या विस्कासिता, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी, यानी कि आप श्यानता से हम क्या समझते हैं। श्यानता जो है, विस्कोसिटी जो है वो मेनली जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि द्रवों का गुण होता है, द्रवों में बहने का गुण होता है। वैसे तो गैसेस में भी होता है, लेकिन हम मेनली लिक्विड के एग्जाम्पल से इसको समझा सकते हैं कि द्रवों का ये गुण होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। श्यानता की यानी ये एक तरह का इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, आंतरिक घर्षण बल है, इंटरनल फ्रिक्शन है, आंतरिक घर्षण बल, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है जो कि द्रव के प्रवाह को कम करता है ना। यानी कि किसी द्रव में लगने वाला वह आंतरिक बल या प्रतिरोध जो उसके बहाव को कम करता है, द रेजिस्टेंस और इंटरनल फ्रिक्शन ऑफर्स इन द पार्ट ऑफ लिक्विड विच अपोज द फ्लो ऑफ वाटर। A flow of liquid is called as viscosity, or viscosity जिसे श्यानता कहते हैं। श्यानता की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो होती है सेंटीपोइस। सेंटीपोइस इसकी इकाई होती है। विस्कोसिटी और को मेज़र करने के लिए, इसको मापने के लिए हम जो है कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, ये है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ओस्टवाल्ड विस्कासिता मापी। विस्कोसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो श्यानता है, इसको जो है वो ईटा द्वारा दर्शाया जाता है। ईटा द्वारा ये इसका प्रतीक है और इसकी इकाई सेंटीपोइस होती है। विस्कोसिटी और टेम्परेचर, श्यानता और तापमान में जो रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी का मान कम होता जाता है। इसके बाद बात आती है अपनी इसकी विस्कोसिटी को मेज़र करने का या इसकी कैलकुलेट करने का, इसका फॉर्मूला। ये हमें याद रखना है कि इसको हम डेंसिटी और टाइम ऑफ फ्लो के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर किसी द्रव की विस्कोसिटी हमें निकालनी है, द्रव की विस्कोसिटी हमें निकालनी है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर हम इसे ईटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो है हम टाइम ऑफ फ्लो और डेंसिटी से इसको मेज़र किया जा सकता है। यहाँ पर ईटा 1 जो है वो हमारी है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, है ना, यानी इसका जो है मान हम इसका मान जो है वो हम जल की विस्कासिता से निकालते हैं। तो यहाँ ईटा 1 जो है वो है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये है जल की श्यानता या विस्कासिता।
और T1 होता है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जल के प्रवाह में लगा समय, और D1 होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व। इसी तरीके से जो है T2 जो है, T2 है हमारा टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव के प्रवाह में लगा समय, और D2 है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व हम जो है वो कैसे मेज़र करते हैं? द्रव का घनत्व डेंसिटी मेज़र करने के लिए हम आरडी बोतल यूज़ करते हैं। आरडी बोतल जिसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोतल, आपेक्षिक घनत्व बोतल कहा जाता है। और जो हमारे जल की श्यानता है, जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, अलग अलग तापमान पर नियत रहती है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है 0.89 सेंटीपोइस। तो विस्कोसिटी का मेज़रमेंट, विस्कोसिटी मापने के लिए हम जो है वो टाइम ऑफ फ्लो, प्रवाह में लगा समय, और घनत्व द्वारा इसकी गणना की जा सकती है। इसकी परिभाषा, इकाई और प्रतीक और इसका सूत्र तथा तापमान और श्यानता में जो संबंध है वो हमें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात आती है अपनी सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन जो है ये भी मेन प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड का गुण होता है, द्रव का गुण होता है। पृष्ठ तनाव यानी नाम से ही पता चल रहा है, पृष्ठ तनाव यानी कि पृष्ठ सरफेस पर लगने वाला जो तनाव है, जो टेंशन है, टेंशन विच अप्लाई ऑन सरफेस, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी अगर कोई भी द्रव होता है, जैसे कि हम बात करें ये बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में जो अंदर मॉलिक्यूल होता है, जो अंदर अणु होता है, ये चारों तरफ से अपने समान प्रकार के अणुओं से घिरा हुआ होता है। इस पर जो अंतराण्विक बल लगता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर हम कह सकते हैं, अंतराण्विक जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो इस पर लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल जो इस पे लगता है, वो परिणामी आकर्षण बल इस पे ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर चारों ओर इसके एक समान प्रकार के अणु उपस्थित है। जबकि जो इसकी सरफेस पर अणु है, जो हम बात करें जैसे यहाँ पर जो इसकी सरफेस पर अणु हैं, ये जो इन पर इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो ज़ीरो नहीं होता है। इसमें नीचे की तरफ समान प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये जो है वो एक बल, इस पर एक टेंशन लगता है, एक तनाव लगता है, इसे ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसके कारण द्रवों की सतह जो है वो उसका सरफेस एरिया कम होने की कोशिश करता है। पृष्ठ तनाव जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह कम होने की कोशिश करता है। यानी हम पृष्ठ तनाव क्या कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड ए सरफेस टेंशन। यानी किसी भी द्रव की सतह पर लगने वाला बल, उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये बल जो है वो इसके लंबवत लगता है। यानी हम कह सकते हैं किसी द्रव की सतह पर एकांक लंबाई में अभिलंब दिशा में लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है।
force acting at the right angle of surface पर मीटर और पर लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। इसको जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल होता है पृष्ठ तनाव का, वो होता है गामा। और इसका जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है, वो होती है डाइन्स पर सेंटीमीटर। डाइन्स पर सेंटीमीटर पृष्ठ तनाव और टेम्परेचर में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव और तापमान जो है वो परस्पर व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। इसके साथ ही इसका मापन करने के लिए हम स्टेलेग्नोमीटर का यूज़ करते हैं, यानी कि बिंदु मापी का उपयोग किया जाता है। और किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव हमें निकालना है, पृष्ठ तनाव की अगर हमें गणना करनी है, सरफेस टेंशन अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो सूत्र काम में लिया जाता है वो होता है N1D2 अपॉन N2D1 इंटू गामा 1, जहाँ पर हमारे जो है गामा 1 है हमारा यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यानी कि जल का पृष्ठ तनाव, जिसकी वैल्यू जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है 71.91 डाइन्स पर सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारा जो है इसमें N1 जो है वो है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जल की बूंदों की संख्या, और D1 है डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व। यहाँ हम घनत्व की गणना आरडी बोतल से ही करते हैं। N2 है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, द्रव की बूंदों की संख्या, और D2 है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का घनत्व। घनत्व के लिए हम शांता के जैसे यहाँ भी आरडी बोतल यूज़ में लेते हैं, और बूंदों की संख्या निकालने के लिए हम स्टेलेग्नोमीटर काम में लेते हैं। ये हमारे मेन जो है वह वाइवा के क्वेश्चंस जो है, जो हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं, वो आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू।